अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा केमिस्ट्री का क्विज नंबर 4 है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। सो उसका पहला एमसीक्यू है, अ न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन बिकम सेल्फ सस्टेनिंग डिपेंड्स अपॉन। ये न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कब सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएगा और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज न्यूट्रॉन्स। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, एक सेकेंड दे मुझे, चलो। Which statement is true for all types of radioactive emission? रेडिएक्टिव एमिशन में हमारे पास ज्यादातर अल्फा बीटा गैमा रेडिएशंस को हम कंसीडर करते हैं, तो उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स। नो, जो हमारे पास गैमा रेज होती हैं वो चार्जलेस हैं, वो डिफ्लेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। दे आयनाइज द गैस, दे आर कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड बाय थिन एल्यूमिनियम शीट, दे इमिट लाइट। सो बी ऑप्शन इज द राइट वन। जितनी भी रेडियोएक्टिव रेडिएशंस हमारे पास इमिट होती हैं, दे ऑल आयोनाइज द गैस। The next MCQ is, if uranium-238 nucleus splits into two identical parts, the two nuclei so produced will be, हमारे पास इसका मतलब क्या है? ये फिशन रिएक्शन हो रहा है। फिशन हमारे पास क्या होता है? एक बड़े एटम का छोटे दो एटम्स में ब्रेकअप हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो जब दो एटम्स न्यू बनते हैं, दे आर बिकम स्टेबल। सी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू है, रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू मेजर द एज ऑफ। तो हम इसको यूज करते हैं टू डिटरमिन द एज ऑफ द फॉसिल्स। ऐसी चीज जिसमें हम कार्बन आपके पास हो, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। सो कार्बन कंपाउंड्स के लिए हम कार्बन डेटिंग का मेथड यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास रेडियोएक्टिव कार्बन C14 एज अ सोर्स यूज हो रहा होता है। कार्बन डेटिंग मेथड वाज डेवलप्ड बाय विच साइंटिस्ट? कौन सा साइंटिस्ट था जिसने कार्बन डेटिंग मेथड को डेवलप किया? दैट इज बी ऑप्शन, विलर्ड एफ लिबी। The next one is, India has the world's largest reservoirs of which of the following radioactive metals? India के पास सबसे ज्यादा किस चीज के reservoirs हैं? That one is C option, thorium. Which electromagnetic wave was mainly used in the treatment of cancer? So cancer की treatment के लिए हम mostly use करते हैं gamma radiations. That is the C option. Half life of a radioactive element is 30 days. Then the remaining amount after 90 days will be. So आपके पास ये MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो इसको आप सॉल्व करोगे। आपको लास्ट टाइम भी मेथड बताया गया था कि आपने क्या करना है। स्टार्टिंग फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 दी है टोटल अमाउंट, तो आपके पास 30 डेज के बाद ये रह जाएगा 1/2 हाफ अमाउंट रहेगी। उसके बाद मजीद 30 डेज के बाद, 60 डेज के बाद मतलब ये रह जाएगा 1/4। देन मजीद 30 डेज के बाद, 90 डेज के बाद ये कितना रह जाएगा? 1/8। सो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा, डेट वन इज द सी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है जी, in radioactive decay which of the following will depend on the number of atoms? So mean life, rate of decay, half life, B option is the right one, that is rate of decay जो है वो आपका number of atoms पे depend करता है। What is the relationship between becquerel and Curie unit? Both are the units of radioactivity. इसमें से becquerel आपके पास ऐसा यूनिट है, तो इनका रिलेशनशिप है 1 becquerel is equal to 3.7 10 raised power 10 Curie units. तो इनमें से कोई भी नहीं है ऐसा, so none option is the right one. What is the half life of radium-223 isotope? रेडियम की हाफ लाइफ जो है that one is 11.4 days. जो इंपॉर्टेंट आपके पास रेडियोएक्टिव एटम्स हैं, इनकी आपने याद कर लेनी है। सो रेडियम की हमारे पास है 11.4 days, सी ऑप्शन। Which of the mentioned are constituents of producer gas? Producer gas में हम यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड N2 और H2, that one is the A option. In the manufacture of acetylene by Wolff process, which of the following methods is involved? तो आपके पास manufacturing of acetylene के लिए जो आप mainly use करते हो, that one is pyrolysis of hydrocarbons, D option. Cryogenics deal with which of the following mentions? Cryogenics में हम production करते हैं और utilization करते हैं low temperatures की, that range from 0 Kelvin to 123 Kelvin, A option. Which unit operation mentioned below is not involved in cement rock beneficiations? तो आप जो method grinding भी use करते हो, flotation भी, thickening भी, the only method that is not used in the operation of cement rock, that is compression, D option.
विच प्रोमोटर मेंशन्ड बिलो इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्ट प्रोसेस। कॉन्टेक्ट प्रोसेस में प्रोमोटर कहते हैं हम ऐसी चीज को जो कि कैटलिस्ट को मजीद उसकी एक्टिविटी को इनहेंस करते। तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस में हम यूज करते हैं वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट। तो इनकी एक्टिविटी को हम इनहेंस कर सकते हैं बाय यूजिंग एन एल्केली दैट विल एक्ट एज अ प्रोमोटर ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट प्रोसेस। Which commercial product is produced by fresh process? तो fresh process से हम जो बना सकते हैं that one is sulfur। हम sulfur को fresh process से के through manufacture करते हैं। Then that same sulfur we will use in the contact process। SO2 की manufacturing करनी है हमने। SO2 की manufacturing हम sulfur से करते हैं, elemental sulfur। इस elemental sulfur को हम बनाते हैं fresh process से। According to Vesper theory, what is the shape of molecule with the formula AX4E2? So Vesper theory हमारे पास chemical bonding की most important theory है जो कि हमें shape of molecule बताती है, क्या angle है, हर चीज हमें electron pair और lone pair की ज्योमेट्री के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो यहाँ पे AX4E2 का मतलब ये है कि आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें से 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लॉन पेयर है। तो अगर आपके पास टोटल 6 है जिसमें से 4 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर होंगे तो आपके पास ज्योमेट्री बनती है स्क्वायर प्लेनर। अगर 6 के 6 बॉन्ड पेयर हो तो आपके पास ऑक्टाहेड्रल बनेगी। 5 बॉन्ड पेयर 1 लॉन पेयर होगी तो स्क्वायर पिरामिड, और 4 बॉन्ड पेयर और 2 लॉन पेयर हो जाएंगे तो वही ज्योमेट्री कन्वर्ट हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। Which of the following statement is true according to the Vesper theory? तो वेस्पर थ्योरी हमें बताती है कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। रीजन क्या है इसकी कि लॉन पेयर जो होते हैं वो एक न्यूक्लियस के अंडर इन्फ्लुएंस होता है उसपे। जो बॉन्ड पेयर है वो दो जो एटम जिन्होंने बॉन्ड बना रखा है उनके मिड में है, तो इन्फ्लुएंस जो है वो दो न्यूक्लियस के है जिसकी वजह से दोनों न्यूक्लियस के दरमियान में आ जाएंगे, ऑक्यूपाई स्पेस कम करेंगे। जबकि लॉन पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर जिसकी लॉन पेयर है जस्ट उसका न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस कर रहा है, साथ वाले एटम का नहीं करता, जिसकी वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड मोर डिस्पर्स होता है हवा में और स्पेस में और डेट ऑक्यूपाई द मोर स्पेस। In MOT, which molecular orbital is formed by the constructive interference of atomic orbitals? So constructive interference से हमारे पास bonding molecular orbital बनता है और destructive से हमारे पास anti bonding molecular orbital बनता है। What is the bond order of the H2 पॉजिटिव आइन? तो H2 पॉजिटिव आइन का हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर लास्ट टाइम आपको सिखाया था, बॉन्डिंग में जितने इलेक्ट्रॉन है माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो इसके पास आपका आंसर आना चाहिए 0.5। 0.5 हमें कहीं भी नहीं दिया गया, सो नन ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। Which of the following statements about MO is incorrect? MO के मुतालिक कौन सी स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट दी है? That one is A option. A bonding molecular orbital has higher energy than the atomic orbital from which it is formed. उसकी एनर्जी उनसे लो होती है, तभी तो बॉन्डिंग में वो आ रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करके वो अपनी एनर्जी को लो करेंगे ताकि वो बॉन्ड बना सके। Which of the following molecular orbital is the highest in energy? हम जब MOT डायग्राम बनाते हैं तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी का जो ऑर्बिटल है दैट इज सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। सी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द VBT, द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, VBT हमें कहती है कि एक तो बॉन्ड की जो नेचर है वो कोवलेंट नेचर है और वो बनता कैसे है, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग है उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास बनता है। What is the term used to describe the energy difference between the splitting d orbital in an octahedral field? जब octahedral में आपके पास splitting of d orbital होते हैं तो splitting of d orbital को हम क्या कहते हैं? Splitting energy, C option. Which of the following is a low spin complex? So low spin complexes are made by the strong field ligands. तो आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें सारे के सारे ligands on the base of their energy आपको अरेंज किए गए हैं। तो जो आपके पास लो एनर्जी वाले ligands होंगे वो आपके पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं क्योंकि वो स्प्लिटिंग कम करते हैं। स्प्लिटिंग कम करेंगे तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास d ऑर्बिटल्स हैं, सारे के सारे डीजेनरेट हैं। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा तो क्या होता है, ये आपके पास जो ऑर्बिटल्स हैं जब आपके पास लिगेंड्स आएंगे मेटल के पास, ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं जो कि डीजेनरेट होते हैं। जैसे ही लिगेंड्स करीब आएंगे मेटल्स के बॉन्डिंग के लिए टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो लिगेंड में भी इलेक्ट्रॉन्स है, मेटल में भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के इलेक्ट्रॉन में आपस में रिपल्शन होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिपल्शन आपके पास ऑर्बिटल्स जो है वो स्प्लिट अप हो जाएंगे। इन द केस ऑफ octahedral आपके पास जो T2G ऑर्बिटल्स हैं बिटवीन द एक्सिस वाले वो नीचे रह जाएंगे और EG ऑर्बिटल्स हैं जो ऑन द एक्सिस हैं, D x square y square एंड DZ square ये ऊपर चले जाएंगे।
तो होता क्या है, अब जितना लिगेंड्स किस टाइप के आए हैं, ये जो स्प्लिटिंग है ये इस पे डिपेंड करती है, ऑलवेज एक कांस्टेंट नहीं है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग का बहुत ज्यादा गैप है, अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो ये स्प्लिटिंग इतनी है। तो अगर आपके पास वीक फील्ड लिगेंड आया है तो क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड स्प्लिटिंग कम करवाई है तो इलेक्ट्रॉन्स, आपके फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है। जबकि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसने स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा करवाई है, तो क्या होगा, तीन इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही फील होंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही पेयर अप हो जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जैसे ही अब देखो इलेक्ट्रॉन फिल अप हो रहे हैं, इसकी स्पिन से कैंसर, ये +1/2 है, ये -1/2। तो स्प्लिटिंग जो क्या है, दो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं, जब इनकी स्पिन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी तो आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो क्या करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मोस्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो है वो CO, कार्बोनिल और साइनाइड है। तो यहाँ पे आपके पास साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा। जबकि वाटर, हेलोजन, इधर भी वाटर है, ये आपके पास वीक फील्ड लिगेंड है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आपके पास बना रहे होते हैं। The next one is which set of orbital has higher energy in a tetrahedral crystal system? अब tetrahedral crystal system में पूछा होगा, ऑक्टा में नहीं, ऑक्टा में आपके पास T2G नीचे आता है, EG ऊपर जाता है। टेट्राहेड्रल में बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है, EG नीचे आता है, इनफैक्ट E नीचे आता है और T2 ऊपर जाता है, वहां पे G नहीं होता, सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एब्सेंट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। सो क्या होगा, आपने जस्ट कंसीडर करना है ऑर्बिटल्स को, तो आपके पास बिटवीन द एक्सिस वाले ऊपर जाते हैं और ऑन द एक्सिस वाले डाउनवर्ड लो एनर्जी पे रह जाते हैं इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल। तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन, हाईएस्ट एनर्जी आर DXY, DYZ एंड DXZ वाले हो जाएंगे। The magnitude of crystal field splitting is larger in, सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में पाया जाता है। स्क्वायर प्लेनर में आपके पास लिगेंड्स 4 होते हैं, स्क्वायर प्लेनर में भी और टेट्राहेड्रल में भी। ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स है, तो 6 लिगेंड्स जब सराउंड करेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होती है उनके इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होती है। सो द ग्रेटेस्ट मैग्नीट्यूड जो देखा गया है स्प्लिटिंग एनर्जी का, दैट इज फाउंड इन ऑक्टाहेड्रल complexes. Which of the following will have the highest electron affinity? So electron affinity is highest in the chlorine. Sorry. So down the group आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, हाईएस्ट एक्सपेक्ट किया जाता है फ्लोरीन में होगी, बट दिस इज एन एक्सेप्शनल बिहेवियर। फ्लोरीन का साइज एक्सट्रीम स्मॉल है, एक्सट्रीम स्मॉल की वजह से जो उसका इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, ability of an atom to attract the electron in the outermost shell। तो आपके पास थोड़ी स्पेस भी होनी चाहिए, बिकॉज पहले भी इलेक्ट्रॉन है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज है, उनमें रिपल्शन होनी है। तो फ्लोरीन का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जब आता है तो उसमें रिपल्शन ज्यादा हो जाती है, वो स्टेबल नहीं रहता। इस वजह से क्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है अमंग द हैलोजन फैमिली। Strongest force of attraction among the following: neon, argon, krypton, all have same magnitude. So highest is found in the krypton. क्योंकि आपके पास जो नोबल गैसेस हैं, they are non-polar in nature. Non-polar हैं तो इनमें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या है, डिपेंड्स अपॉन द साइज, जितना साइज ज्यादा उतनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, उतनी डिस्टॉर्शन ज्यादा। सो हाईएस्ट साइज जो है इन सब में क्रिप्टॉन का है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा क्रिप्टॉन में पाई जाएगी। Ionization energy generally increase across a period. In the periodic table, ionization energy across the period बढ़ती है क्योंकि size कम होता है, so decreasing atomic radius. Which of the following elements has the highest second ionization energy? That one is for the sodium. आपने पढ़ रखा है कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी हमें इंफॉर्मेशन देती है अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अगर दो आपके पास फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और सेकंड का वाले का गैप बहुत ज्यादा आ गया है, तो क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +1 ही रह जाएगी। तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाईएस्ट है, तो मतलब सोडियम आ जाएगा, Na+ सिंबल। If the pH of a solution decrease from 5 to 3, how does the hydrogen ion concentration change? जब आपकी pH कम होती है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही होती है आपकी, तो क्या होगा, अगर आपके एक pH का फर्क है तो 10 टाइम्स होती है, अगर आपकी 2 pH का फर्क है तो 100 टाइम्स, 3 का फर्क है तो 1000 टाइम्स, ये 10 का मल्टीप्लीकेशन होती रहती है आपके साथ। तो अब 5 to 3 pH 2 डिजिट्स कम हो रही है, कंसंट्रेशन 100 टाइम्स बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन इज द राइट वन। What is the pH of a 0.1 molar NaOH solution? So sodium hydroxide basic solution है, strong electrolyte है, strong base है, तो उसकी concentration का माइनस लोगे तो आपके पास POH आएगी। POH आपके पास आ जाएगी 1, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, pH प्लस POH 14 होता है, आप 14 में से माइनस करोगे तो 13 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन।
Which of the following process results in an increase in entropy? लास्ट टाइम आपको बताया था एंट्रोपी क्या है, रेंडमनेस। जब भी रेंडमनेस बढ़ेगी एंट्रोपी इंक्रीज होगी। तो जब भी आप क्या करते हो, सॉलिड से लिक्विड में जाते हो, लिक्विड से गैस में जाते हो, एंट्रोपी बढ़ती है। तो आपने देखना है किस में आप फ्रीजिंग ऑफ वाटर में क्या कर रहे हो, पानी को फ्रीज कर रहे हो, एंट्रोपी कम हो रही है। कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रीम में क्या कर रहे हो, वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, एंट्रोपी कम हो रही है। मेल्टिंग ऑफ आइस में एंट्रोपी बढ़ रही है, क्या है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, रेंडमनेस बढ़ रही है। तो सी ऑप्शन इज द राइट वन। What is the entropy change when 1 mole of an ideal gas expands isothermally and reversibly from volume V1 to V2? सिंपल फॉर्मूला है, आपको बुक दी गई थी थर्मोडायनेमिक्स की सेंट्रल साइंस से। तो आपके पास फॉर्मूला है डेल्टा एस इज इक्वल टू एन आर नेचुरल लॉग ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1। ए ऑप्शन सिंपल आपने फॉर्मूला बताया। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द चेंज इन गिब्स एनर्जी, हम किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को चेक करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी से। अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, सो सी ऑप्शन इज द राइट वन। अगर आपका डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। अगर आपकी डेल्टा जी की वैल्यू 0 है तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। तो हमें डेल्टा जी की वैल्यू प्रॉपर इंफॉर्मेशन देती है। The third law of thermodynamics states that the entropy of a perfect crystal at absolute zero is, थर्ड लॉ क्या कहते हैं, कि आपके पास परफेक्ट क्रिस्टल है तो एब्सोल्यूट जीरो पे आपकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, जीरो होती है। ये हमारे पास है थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics. In which part of the electromagnetic spectrum are the lines of the Lyman series observed? Lyman series आपकी कहाँ लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। Then आपके पास है the Balmer series corresponds to electron transitions to which principal quantum number? So Balmer series आपकी कब होती है, जब किसी भी हाई एनर्जी स्टेट से आपके इलेक्ट्रॉन किस शेल में आते हैं, सेकंड शेल में आते हैं। तो आपके पास क्या होती है, बाल्मर सीरीज। अगर आपका किसी भी हाईएस्ट एनर्जी लेवल से फर्स्ट पे आता है तो आपके पास लाइमन है, सेकंड में आता है तो आपके पास बाल्मर सीरीज पाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 45 है आपके पास। विच रिएजेंट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ प्राइमरी अल्कोहल टू एन एल्डिहाइड? अगर आपने जो है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करना है तो कौन कौन से रिएजेंट जो है आप यूज कर सकते हैं? राइट ऑप्शन जो है KMnO4 के, क्या आप KMnO4 यूज कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, PCC यूज कर सकते हैं, या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो है आप इक्वेशन लिखें। ये आपके पास जो है बेटा प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का बेटा जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, किसके साथ बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा मेरा बेटा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, प्राइमरी अल्कोहल को हमेशा कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के, हमेशा। अब इसमें से आपने देखना है कि इसमें से कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बेटा KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरी क्वेश्चन लिख देता हूं, जब भी आप प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा मेरा बेटा वो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन। रिएक्शन स्टॉप होगा एसिड के ऊपर। तो मेरा बेटा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, पोटाशियम परमैंगनेट, KMnO4 आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटाशियम डाइक्रोमेट भी आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये तीनों आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिएक्शन को स्टॉप करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है आपके पास एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिएक्शन को स्टॉप कर देता है एल्डिहाइड के ऊपर। तो यहाँ पे पूछा गया प्राइमरी अल्कोहल अगर आपने कन्वर्ट करना है जस्ट एल्डिहाइड के अंदर तो मेरा बेटा आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे। PCC बेस्ट है आपके पास। PCC इन द प्रेजेंस ऑफ DCM डाइक्लोरोमीथेन, ये बेस्ट रिएजेंट है जो कि यूज करते हैं प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। करना कुछ नहीं है, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दो, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दो, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, आपके पास ये प्रोडक्ट जो है बनेगा। ऑक्सीडेशन क्यों कह रहे हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगी। चलो बेटा नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Which of the following is true about SN1 रिएक्शन? बेटा SN1 रिएक्शन अगर आपने पढ़ा हो, 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप के अंदर जो है लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। स्टेप नंबर 2 के अंदर जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। तो देखते हैं, दे प्रोसीड विद इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन। नहीं बेटा, SN1 में जो है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन 50% होती है और 50% रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन होती है।
50% इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन और 50% जो है मेरा बेटा आपके पास रिटेंशन ऑफ कन्फिग्रेशन जो है वो आपके पास होती है। ये गलत है। दे आर बाई मालिकुलर, बेटा बाई मालिकुलर नहीं है ये आपके पास। बाई मालिकुलर जो है SN2 रिएक्शन है। क्यों SN2 है? क्योंकि SN2 का जो रेट है आपके पास वो न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है बेटा, और सबस्ट्रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन SN1 जो है आपके पास, इसका जो रेट है आपके पास सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट या अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल का कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि रेट जो है स्लोवेस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है, और स्लोवेस्ट स्टेप जो है वो फर्स्ट वन है जिसपे लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। दे प्रोसीड फास्टर इन एप्रोटिक सॉल्वेंट, बेटा SN1 जो है एप्रोटिक में फास्ट नहीं करता, ये करता है हमेशा प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन जो है आपके पास उसको स्टेबलाइज जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही कर सकता है, ये प्रोटिक नहीं करता। तो बेटा राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या होगा? बी, दे इन्वॉल्व अ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखें SN1 रिएक्शन का, बेटा SN1 रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है, और आपके पास क्या हो जाता है? आपके पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ आपके लिए आसानी के लिए। ये आपके पास टर्शियल कार्बोहाइड्रेट है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके पास होगा क्या कि लिविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा यहाँ से, और आपके पास किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी मेरा बेटा? इस कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। इस कार्बोकेटाइन को बोलते हैं टर्शियरी कार्बोकेटाइन। स्टेप नंबर 2 के ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और आपके पास आपका प्रोडक्ट जो है बन जाएगा। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो गया? बी, दे इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन 2-मिथाइल प्रोपीन एंड HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी दफा आ भी चुका है। 2-मिथाइल प्रोपीन के पहले स्ट्रक्चर लिखें। प्रोपीन में कितनी कार्बन होंगी बेटा? 3। 2 के ऊपर जो है मिथाइल लगा हुआ है, 2 के ऊपर मिथाइल लगा दो। प्रोपीन में जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्रोपीन अल्कीन है। कार्बन के बॉन्ड पूरे करो, 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे CH3 आएगा। इसका रिएक्शन आपने कराना है बेटा HBr के साथ। कंडीशन उसने दे दी है पर ऑक्साइड की मौजूदगी में जो है आपने रिएक्शन कराना है। कोई भी पर ऑक्साइड ले लो, H2O2 ले लो। तो क्या होगा पर ऑक्साइड की मौजूदगी में? बेटा लास्ट टाइम भी आपको बताया कि पर ऑक्साइड की मौजूदगी में जो रूल फॉलो होगा वो कौन सा होगा? एंटाई मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। एंटाई मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। एंटाई मार्कोनिकोव रूल क्या है कि हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के ऊपर जाएगा, उस डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, और Br उस कार्बन पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ये एंटाई मार्कोनिकोव। और डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। बेटा प्रोडक्ट लिखो CH2, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे आपके पास आ गया CH3। इस कार्बन के साथ आपने H को ऐड किया, ये CH3 एज इट इज। और CH2 के साथ आपने किसको ऐड किया मेरा बेटा? Br को ऐड। अभी जो प्रोडक्ट बनाया आपके पास ये लॉन्गेस्ट चेन है, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3। प्रोपेन रहेगा, और 2 के ऊपर मिथाइल है, 1 के ऊपर ब्रोमो है, तो अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो राइट ऑप्शन क्या होगा मेरा बेटा? ए होगा। मार्कोनिकोव रूल अप्लाई नहीं करना। अगर यहाँ से मैं पेरोक्साइड रिमूव कर देता फिर मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होता। फिर प्रोडक्ट जो है आपके पास 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। चलो अगले पे चलते हैं। आई होप समझ आ गई होगी। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन फिनोल एंड ब्रोमीन वाटर। बेटा जब भी फिनोल का रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ करवाएंगे, फिनोल जो है ये कंपाउंड है, जब भी आप इसका रिएक्शन कराएंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, तो मेरा बेटा जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, क्योंकि OH जो है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा? Br को जो है ऑर्थो पे भी लगा देगा, पैरा पे भी लगा देगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बेटा? सी हो जाएगा। आसान सवाल था, सबसे आसान सवाल है, और ये आ भी चुका है काफी दफा। मजे की बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन। बेटा कॉन्जु डाइन, डाइन का मतलब क्या है? डाइन, डाइन को देख लो, डाइन। बेटा डाइन, डाई कहते हैं दो को, और इन बोलते हैं डबल बॉन्ड। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो उसको क्या बोलेंगे मेरा बेटा? डाइन बोलेंगे। अब डाइन जो है मेरा बेटा 3 तरह की होती है। डाइन कितने तरह की होती है? 3 तरह की होती है। एक होती है आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन, कॉन्जुगेटेड डाइन में मेरे बेटा क्या होगी? रेजोनेंस होगी, मीन अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर जो है
डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो है ये रिपीट होंगे। जैसे इस कंपाउंड को अगर आप देखें बेटा, ये कंजुगेटेड डाइन की एग्जांपल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। दूसरी डाइन होती है मेरे बेटा आपके पास क्यूमुलेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड डाइन। क्यूमुलेटेड डाइन में मेरे बेटा क्या होता है आपके पास, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड। आपके पास एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जो है मेरे बेटा क्या हो जाते हैं, डबल बॉन्ड आ जाते हैं। ये जो डाइन है आपके पास, ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्यूमुलेटेड डाइन। जब भी आपके पास साथ वाली कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड हो, इस को बोलते हैं कोमुलेटेड डाइन, और ये हाईली अनस्टेबल होती है। थर्ड डाइन होती है मेरे बेटा आपके पास आइसोलेटेड डाइन। तीन टाइप्स हैं डाइन की। आइसोलेटेड डाइन, आइसोलेटेड डाइन के अंदर मेरे बेटा रेजोनेंस नहीं होती। 1 2 3 4 5, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, बाकी जो है बॉन्ड पूरे कर दो। CH यहाँ पे क्या जाएगा, डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल सिंगल सिंगल डबल, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, तो इस डाइन को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड। तो उसने पूछा कि इसमें से कौन सी कॉन्जुगेटेड डाइन है, आप बना लें जिसमें जो है अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर डबल सिंगल डबल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेटेड डाइन। 1 3 ब्यूटाडाइन का 1 3 ब्यूटाडाइन, 1 2 3 4 ब्यूटेन डाइन, 1 के ऊपर डबल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 3 के ऊपर डबल बॉन्ड है, तो बेटा डबल सिंगल डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेटेड डाइन है। 1 4 ब्यूटाडाइन क्या होगा, 1 4 1 2 3 4 1 4 ब्यूटाडाइन बेटा एग्जिस्ट नहीं करती। 1 5 एग्जिस्ट करती है, 1 4 एग्जिस्ट नहीं करती। 1 4 ब्यूटाडाइन ऐसा कंपाउंड कोई नहीं है। तो ये द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव द पॉजिटिव टोलेंस टेस्ट। टोलेंस टेस्ट या सिल्वर मिरर टेस्ट मेरा बेटा आपको पता होगा, कौन कंपाउंड देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। एसीटोन कीटोन है, नहीं देगा। मीथेन अल्केन है, एथेनॉल अल्कोहल है। ओनली बेंजल्डिहाइड जो है ये कंपाउंड, बेंजीन के ऊपर जो है फार्माइल ग्रुप जो लगा हुआ है, इस कंपाउंड को जो है बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ये एल्डिहाइड और एल्डिहाइड जो है क्या देते हैं, टोलेंस टेस्ट देते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट जो है ये कंपाउंड देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। बेटा आइसोमर ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिनका सेम मालिक्यूलर फार्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आइसोमर बोलते हैं। सेम मालिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ब्यूटेन का मालिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा, C4H10। 2 मिथाइल प्रोपेन ये स्ट्रक्चर है, सॉरी। कार्बन के बॉन्ड, कार्बन काउंट कर लो, CH3 बेटा यहाँ पे एक H है, 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, ये ठीक है। N ब्यूटेन 1 2 3 4 बेटा बॉन्ड पूरे करो। 4 कार्बन है आपके पास, 10 हाइड्रोजन है। साइक्लोब्यूटेन, अच्छा आइसोब्यूटेन बना लेते हैं, आइसोब्यूटेन। बेटा ये आइसोब्यूटेन है आपके पास। 2 मिथाइल प्रोपेन या आइसोब्यूटेन आपके पास एक ही चीज होती है, आइसोब्यूटेन। तो आपके पास जो है यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, यहाँ पे भी 4 कार्बन है आपके पास, 10 हाइड्रोजन। साइक्लोब्यूटेन बेटा, साइक्लोब्यूटेन ये कंपाउंड, हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन जो है वो कनेक्टेड है। क्या साइक्लोब्यूटेन का भी मालिक्यूलर फार्मूला C4H10 है? नहीं बेटा, इसका मालिक्यूलर फार्मूला है C4H8। तो साइक्लोब्यूटेन जो है आपके पास ये आइसोमर नहीं है ब्यूटेन का। ब्यूटेन का आइसोमर बेटा कौन कौन से होते हैं, 2 ही आइसोमर होते हैं, N ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन का आईयूपैक नेम जो है वो 2 मिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन के 2 आइसोमर होते हैं, याद रखना है। पेंटेन के जो है 3 आइसोमर होते हैं, ये याद रखना है। हेक्सेन हेप्टेन तक आपने याद रखना है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन जो है वो आइसोमर नहीं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही मैच नहीं कर रहा ना, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है। ये द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, ये जो है मोस्टली लोगों ने गलत किया होगा, और गलत बनता भी है क्योंकि टेक्निकल था। एथेनॉल, फिनोल, एसिटिक एसिड या वाटर, आपने जो है फिनोल लगाया होगा, फिनोल गलत है। जो यहाँ पे बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर्ड टू फिनोल, ये तो पता है ना आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू फिनोल, और फिनोल ज्यादा एसिडिक होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल, ये तो आपको पता है ना बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप यहाँ पे देखें, एसिटिक एसिड वाहिद कार्बोक्सिलिक एसिड है, नो डाउट एसिटिक एसिड वीक एसिड है
अगर आप एसिटिक एसिड को ही आपस में, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की कैटेगरी में देखें इसको, लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन के लिहाज से एसिटिक एसिड आपके पास करेक्ट। और सेकेंडली जो है पीकेए मेरा बेटा, पीकेए की मदद से भी आप देख लेते हैं। पीके जो है फिनोल का वो 10 है, पीकेए जो एसिटिक एसिड का है बेटा वो 5 है। तो आपको पता होगा जो लोअर द पीके स्ट्रोंगर विल बी द एसिड, इसीलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन जो है मेरा बेटा एसिटिक एसिड है। थोड़ा सा टेक्निकल था, घुमाने के लिए दिया था, तो नेक्स्ट टाइम जो है आपने गलती नहीं कर। Which of the following reagent can be used to distinguish between aldehyde and a ketone? एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करना है तो बेटा कोई टेस्ट बता दो। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन नहीं, एल्डिहाइड भी देगा, कीटोन भी देगा, ब्रोमीन वाटर नहीं, ग्रिग्नार्ड एजेंट नहीं, फेलिंग सोल्यूशन या फेलिंग टेस्ट और बेनेडिक्ट टेस्ट बेटा सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, फेलिंग टेस्ट। कोई ऐसा टेस्ट जो कीटोन दे और एल्डिहाइड ना दे, कमेंट सेक्शन में बताओ मेरा बेटा। कोई ऐसा टेस्ट लिखा हुआ है आपकी बुक में जो सिर्फ और सिर्फ कीटोन देती है, एल्डिहाइड नहीं देता, कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, नेक्स्ट वन है बेटा, द विटिक रिएक्शन इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ। विटिक रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसमें आप करते क्या हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को एल्डिहाइड और कीटोन, इसको मेरा बेटा कन्वर्ट कर देते हैं इसके अंदर, अल्कीन के अंदर। जब भी आपको एल्डिहाइड और कीटोन को कन्वर्ट करना हो अल्कीन के अंदर, तो बेटा जो टेस्ट यूज किया जाता है उसको बोलते हैं विटिक रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन टू अल्कीन। येलिड की मौजूदगी में जो है ये रिएक्शन होता है। आप इसका मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने याद रखना है विटिक रिएक्शन। चलो बेटा, केमिस्ट्री की डिस्कशन कंप्लीट हुई, आगे चलो।